हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए ऑनलाइन एजुकेशन की कड़ी में एक बिल्कुल नया वीडियो आज आपके सामने। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आपको कि आपके सिलेबस में 4 ताले हैं। सबसे छोटी ताल का नाम है रूपक, उसके बाद है झपताल, और इन दोनों तालों से बड़ी जो ताल है उसका नाम है धमार। तो आज हम धमार ताल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, आपको सबसे पहले 5 पॉइंट लिखने चाहिए। ताल, ताल के बाद आप लिखिए मात्राएं, फिर उसके बाद लिखिए विभाग, फिर उसके बाद लिखिए ताली और खाली। ये 5 पॉइंट अगर आप पहले ही लिख देते हैं तो आपको जो आप इसके बाद पैराग्राफ स्टाइल बनाते हैं, जो कि हम ताल परिचय के नाम से लिखते हैं, उसको लिखना बहुत आसान हो जाता है। आप ये 5 पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से याद कर लीजिए और उसके बाद आप कुछ पॉइंट याद कर लीजिए कि ये ताल किस गायन के साथ बजाई जाती है और इस ताल को किस वाद्य यंत्र में बजाया जाता है। बस ये 2-3 पॉइंट अगर आपने याद कर लिए तो आपका ताल का क्वेश्चन कभी भी आपके मार्क्स नहीं कटवाएगा। और पिछले साल से अब सीबीएसई बोर्ड में 1 गुण 2 गुण के अलावा 3 गुण 4 गुण पूछने का रिवाज भी अब चालू हो गया है। तो आप ध्यान रखें कि जैसे 2 गुण बनती है उसी प्रकार 2 गुण के फॉर्मूले से ही 3 गुण बनाएं और 4 गुण बनाएं। 2 गुण में क्या करना पड़ता है वो मैं आपको 2 गुण करते तक समझाऊंगा, और 3 गुण में भी आप वैसे फॉर्मूला अपनाएं और ऐसे फॉर्मूला आप 4 गुण में अपनाएं। तो कल तक हमने बात की रूपक और झपताल की। रूपक 7 मात्रा की ताल थी, झपताल 10 मात्रा की ताल थी। आज हम धमार ताल की बात कर रहे हैं जो कि है 14 यानी 14 मात्राओं की ताल है। ये इन दोनों तालों से बड़ी ताल है। इसके बाद आपके सिलेबस में केवल एक ही ताल बचती है जो कि 16 मात्राओं की ताल है। तो अभी आज हम बात कर रहे हैं धमार ताल के विषय में, जो कि 14 मात्राओं की ताल है, जिसके 4 विभाग हैं। ध्यान रखें, 4 जितनी ज्यादा मात्राओं की तालें होंगी उनके उतने ही ज्यादा विभाग बन जाते हैं, लेकिन कुछ तालों के साथ ऐसा नहीं है। ज्यादातर 4, 5, 6 तक के विभाग होते हैं। 6 से ज्यादा के भाग अभी तक देखने को नहीं मिले। एक ब्रह्म ताल, उसमें बहुत ज्यादा भाग हैं लेकिन वो हमारी यूज की नहीं है, इसलिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 भाग से ज्यादा की कोई ताल है नहीं। एक ताल ऐसी है जिसका नाम रूपक है, उसके केवल 3 विभाग हैं। बाकी इसके अलावा जो आपकी 3 तालें हैं वो सभी 4 विभागों में बटी हुई है। तो 4 विभागों में बटी हुई है। अब इसका पैटर्न देखिए आप। सबसे पहला विभाग जो है 5 मात्राओं का है। सबसे पहला विभाग 5 मात्राओं का है, डायरेक्ट सीधी 5 मात्राएं आ गई उसमें। फिर उसके बाद एकदम से जनसंख्या घट जाती है। फिर दूसरा विभाग 2 मात्राओं का आता है। फिर उसके बाद 1 बढ़ता है। तीसरा विभाग 3 मात्राओं का आता है और चौथा विभाग 1 मात्रा बढ़ाकर 4 मात्रा का आता है। तो इस प्रकार से इसके 5, 2, 3, 4 मात्राओं के 4 विभाग हैं। आप काउंट कर सकते हैं, 5, 2, 7 और 3, 10 और 4, 14। 14 मात्राएं इस प्रकार से पूरी हो जाती हैं 4 विभागों में। कुछ बच्चे विभाग बनाते समय क्या गलती करते हैं, उनको ये पैटर्न याद नहीं रहता। तो पहला 5 का तो बना देते हैं वो, लेकिन बाकी बचा उनको भी 5 का बना के फिर बाकी बची लास्ट की 3 या 4 मात्राओं को वो ऐड कर देते हैं। तो सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है कि जब वो ये सेटअप याद नहीं करते हैं तो उनसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसकी ताली खाली के विषय में। सबसे पहले हम बात करते हैं ताली की। तो इसकी जो ताली है वो है पहली पर, छठी पर और 11वीं मात्रा पर। अब आप देखिए 5 मात्रा का पहला भाग है तो 5 मात्रा यहां चलेगी। तो 5 के बाद जब 2 मात्रा का भाग आएगा तो वहां छठी आएगी और तीसरे भाग में 90% खाली होता है। तो चौथा भाग नहीं आएगा तो वहां पर 11, 12, 13, 14 लास्ट की 4 मात्राएं बचती हैं। तो इस प्रकार से ये 3 तालियां इस ताल में बजती हैं, जिसमें पहली ताली पहली मात्रा पे है जिसको बोला जाता है सम।
उसके बाद दूसरी ताली छठी मात्रा पे है और चौथी ताली 11वीं मात्रा पे है। इस प्रकार से 3 तालियां इस ताल में हैं। और इसके अलावा जो तीसरा भाग है इसमें अब आप देख लीजिए 5 और 2 7, 7 के बाद बचता है 8 9 10, तो 8वीं मात्रा पर इसमें बनेगा, तीसरे भाग की 8वीं मात्रा पर आएगी खाली। आप हर एक में ये जरूर लिखेंगे 1 6 11वीं पर और खाली 8वीं पर। इससे क्या होता है, ये मालूम पड़ जाता है कि इन मात्राओं पर ताली खाली बजानी है। इस प्रकार से इस ताल की टेबल इस सेटअप के हिसाब से बड़ी आसानी से बन जाएगी। अब बात करते हैं कि इस ताल में कौन सा गायन गाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये एक विशेष प्रकार की ताल है जिसका नाम धमार है और इसका वादन भी धमार नामक स्पेशल गायकी के साथ ही होता है। ये एक प्रकार की गायन शैली है जो प्राचीन गायन शैली रही है। जैसे कि ध्रुपद धमार आपने नाम सुना होगा, तो धमार होरी का एक प्रकार का गीत होता है जो क्लासिकल लेवल पे गाया जाता है। क्लासिकल में विलंबित रूप में होरी का गीत गाएं तो वो धमार कहलाता है। और कुछ लोग ऐसा कहते पाए गए कि ध्रुपद पुरुष गायकी है और धमार स्त्री गायकी है। इसमें कुछ इस प्रकार के बोल होते हैं, सैया छोड़ो मोरी भैया, इस तरह के इसमें बोल होते हैं। तो धमार स्पेशल गायकी है। अब गायन का नाम भी धमार और जो इसमें बजती है ताल उसका नाम भी धमार। तो दोनों में आप धमार लिखें, गलती से भी ये वर्ड ना लिखें, ये वर्ड कहीं भी यूज नहीं होगा। धमाल, धमाल एक डांस का नाम है जो कि हरियाणा का डांस है और धमाल एक मूवी का नाम भी है। तो कृपया कर इस चीज को ध्यान रखें कि धमाल नहीं लिखेंगे आप। इस ताल में जो गायकी गाई जाती है उसका नाम है धमाल और ताल का नाम भी है धमाल। अब बात आती है कि इसे किस वाद्य यंत्र पे बजाते हैं। अब प्राचीन काल में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में तबला नामक वाद्य यंत्र नहीं था। उस समय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में मृदंग और पखावज का बोलबाला था। तो जब ध्रुपद धमार के लिए ताले बजाई जाती थी, जिस समय ध्रुपद धमार का प्रचार था केवल, तो उस समय दोनों गायन के साथ पखावज और मृदंग का प्रयोग होता था। तो इस ताल को भी पखावज और मृदंग पे बजाया जाता है। लेकिन आजकल उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में पखावज मृदंग बजाने वाले बहुत कम मिलते हैं। एग्जामिनेशंस में तबला संगीतकार पखावज मृदंग नहीं बजा सकता। तो कभी कभी जब इसका एग्जामिनेशन होता है या कलाकार को इसे गाना होता है तो आजकल कलाकार इस ताल को तबले पर भी बजाने लगे। तो आपको दोनों बात मेंशन करनी पड़ेगी कि प्राचीन काल से अब तक इस ताल को मृदंग और पखावज पर बजाया जाता है, लेकिन आजकल कुछ लोग इसे तबले पर भी बजाने लगे। अब इस ताल की जो लय है वो विलंबित, लय और मध्य लय। इस ताल की लय विलंबित लय और मध्य लय के बीच में रखी जाती है, क्योंकि देखिए धमार एक स्लो गीत है और उसको इन दो लय में गाया जाता। ज्यादातर इस लय में गाते हैं, थोड़ा सा लय बढ़ाकर आप मध्य लय तक ले आते हैं, लेकिन ताल यही रहेगी। तो स्पेशल इसमें ध्यान रखें कि विलंबित लय और मध्य लय इस ताल की लय रहती है। तो आइए अब बात करते हैं इसकी टेबल की। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक गुण। हमेशा हेडिंग जरूर डालिए ताकि मालूम पड़ जाए कि आप क्या बनाने वाले हैं। तो आप देखिए सबसे पहले जो मेरा सिस्टम है मैं उसी हिसाब से लिखूंगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं मात्राएं। थोड़ी सी बड़ी ताल है तो कुछ हम स्मॉल वर्ड्स में लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम बोल और फिर लिखेंगे हम ताल चिन्ह। अब बोल लिखने की बारी आ रही है। तो इस ताल के बोल सभी तालों से अलग हैं। इसके बोल इस प्रकार हैं, क धी त। अभी धिट जो है दोबारा रिपीट होगा, धीट, क धिट धिट। ध्यान रखें
छोटी की मात्रा आएगी और बिंदी नहीं लगेगी, क्योंकि यहां पर ये धीन का उच्चारण नहीं हो सकता, यहां पर होगा धी, क धी ट, धी ट। और फिर हम लिखेंगे धा एस। जो ये एस है इसका उच्चारण हमने आलाप में आपको बताया था कि एस को आगे रूप में उच्चारित करते हैं। तो बोल बन गए क धी ट धा अ। अब हम लिखेंगे अगले बोल ग ती ट। तो ये ग ती ट हो गया। अब हम लिख रहे हैं ती ट ता अ। क धी ट धा अ, ग ती ट ता अ। दो बार ये अवग्रह का निशान आया है, एक बार धा के बाद, एक बार ता के बाद। सिमिलर से कुछ है, यहाँ पर क है, यहाँ पर ग है, यहाँ धिट धिट है तो यहाँ पर तिट तिट है, और यहाँ पर देखिए धा अ है तो यहाँ पर ता अ है। वर्ड्स थोड़े से बदल के ही इस ताल का निर्माण कर दिया गया। अब बारी आती है, हम लिखते हैं मात्राएं। तो 14 मात्रा मैंने आपको बताई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ध्यान रखें कभी भी मात्राएं पहले ना लिखें, कभी भी विभाग पहले ना बनाएं, क्योंकि ये मात्राएं और बोल कभी भी छोटे बड़े हो सकते हैं। इस वजह से आपके पहले बनाए हुए विभाग गड़बड़ कर सकते हैं, आपकी पहले लिखी हुई मात्राएं हमेशा सेटअप प्लान बिगाड़ सकती। तो हमेशा ध्यान रखें, सबसे पहले आप बोल लिखेंगे, फिर उनकी मात्राएं उनके ऊपर एक एक करके सेट करेंगे। अब बारी आती है विभाग बनाने की। तो मैंने बताया आपको कि पहला विभाग 5 मात्रा का है, तो 5 मात्रा का विभाग बना दिया हमने। दूसरा विभाग 2 मात्रा का है, तो 2 मात्रा का बन गया। तीसरा विभाग 3 मात्रा का है, और चौथा विभाग 4 मात्रा का है। इस प्रकार से हमारे चारों विभाग हमारे सामने आ चुके हैं, आप देख रहे हैं। विभाग बनाने के बाद फिर आप इनमें लगा दीजिए ताली खाली के निशान। ताली खाली को ध्यान रखना कि इस भाग के पहले भाग के पहली मात्रा के बोल के जस्ट नीचे शम का निशान है, दूसरे भाग की छठी मात्रा के बोल के जस्ट नीचे दूसरी ताली का निशान है, तीसरे भाग की 8वीं मात्रा के बोल के जस्ट नीचे 0 यानी कि खाली का निशान है, चौथे भाग की 11वीं मात्रा के बोल के जस्ट नीचे 3 यानी कि तीसरी ताली का निशान है। तो इस प्रकार से एक गुण संपूर्ण होती है। अब बात कर रहा था मैं कि दुगुन तिगुन चौगुन कैसे बनेगी। तो हमेशा फॉर्मूला याद रखें कि एक गुण लिखते समय हम पूरे बड़े बड़े अक्षर लिखते हैं, खूब स्पेस देते हैं, लेकिन दुगुन लिखते समय आप इनका जो स्पेस है उसे कम कर दीजिए और वर्ड्स को स्मॉल कर दीजिए, थोड़ा सा कंप्रेस कर दीजिए, छोटे छोटे अक्षर लिखिए और कोशिश करिए कि दुगुन इसी के बराबर के पैराग्राफ में आ जाए। तिगुन बनाते समय आप नीचे भी लिख सकते हैं, चौगुन बनाते समय आप और नीचे भी लिख सकते हैं। कोशिश करिए कि दुगुन एक ही उस सेटअप में आ जाए। तो आइए बात करते हैं हम दुगुन की। दुगुन सेम टू सेम सेटअप बनेगा, बस दुगुन हो जाएगी बीच में। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं मात्राएं, बोल और ताल चिन्ह। तो देखिए अब हम छोटे अक्षर में लिखेंगे का धी ट धीट धा आ। आप देख रहे हैं कि अब स्मॉल हो चुके हैं वर्ड्स और उनका स्पेस भी कम हो गया है, और जो धा यहां ना था वो धा यहां आ चुका है। अब देखिए ग तीट तीट ता, यहां आने से पहले पहले मेरी ताल पूरी हो चुकी है। अब मैं दोबारा इस ताल को लिख रहा हूं क्योंकि दुगुन कर रहे हैं। दुगुन मतलब 2 बार ताल लिखें, तिगुन मतलब 3 बार ताल लिखें, चौगुन मतलब 4 बार ताल लिखें। दुगुन में 2-2 के जोड़े बनते हैं, तिगुन में 3-3 के जोड़े बनते हैं और चौगुन में
4 4 के जोड़े बनते हैं, ध्यान रखना हमेशा ये बात। तो फिर दोबारा लिख रहा हूं मैं, क धीट धीट धा ग तीट तीट ता। उससे भी कम स्पेस में हमारी बात आ चुकी है और अब हम इनके बना रहे हैं जोड़े। पहले विभाग नहीं बनेंगे, पहले बनेंगे जोड़े। तो देखिए क धी ट धी टा धा अग तिट तिट ता आ। अगर पहले पैराग्राफ में यानी जो आपने पूरे बोल एक बार लिखे थे वहां तक आपके जोड़े सही बने तो समझ लीजिए आपकी ताल बिल्कुल परफेक्ट बनती जा रही है। अगर आपके बोल इधर उधर रह गए तो समझ लीजिए आपने कहीं पर जोड़ा बनाने में मिस्टेक की है और वो आपके बोल परफेक्ट नहीं आएंगे। इन गलतियों से बचने के लिए आप हमेशा ध्यान रखें, टेबल बनाते समय उसे हमेशा पेंसिल से लिखें, क्योंकि गलती होने पे पेंसिल को इरेज किया जा सकता है बट पेन को इरेज करना असंभव है, इम्पॉसिबल है। आपको फिर फ्लूइड लगाना पड़ता है और सीबीएसई बोर्ड में जो व्हाइटनर होता है इसकी छूट नहीं है, ध्यान रखें इस बात को। अब हम इसमें लिखेंगे मात्राएं। अगर 14 पूरी मात्राएं बराबर आई तो हमारे जोड़े परफेक्ट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अगर अब आप देखिए मैं पहले डिब्बा बना देता, सेटअप कर देता और ये देखिए इनमें कितना डिफरेंस आ गया। यहाँ 5 है, यहाँ पर 5 है, कितना फर्क है। यहाँ 6 7 है तो 6 7 तो यही आ चुका है पहले। इसलिए कभी भी पहले बंद ना करें, पहले मात्रा ना लिखें ताकि आपको सुंदर बनाने में आसानी हो। आइए विभाग बनाते हैं पहले। तो पहला विभाग 5 मात्राओं का, दूसरा विभाग 2 मात्राओं का, तीसरा विभाग 3 मात्राओं का, चौथा विभाग 4 मात्राओं का। इस प्रकार से हमने 4 विभाग बना दिए और अब हम इनको बंद करने जा रहे हैं। ये लो जी, हमने इनको बंद कर दिया है। बंद करने से थोड़ी सुंदरता आ जाती है। आप स्केल का प्रयोग करके इन्हें बंद करें। अगर आपके पास क्लास टाइम में या एग्जामिनेशन हॉल टाइम में आपके पास स्केल नहीं है तो आप अपने आई कार्ड को भी स्केल के रूप में यूज कर सकते हैं। ध्यान रखें हमेशा इस बात को, ऐसे स्केल मांग मांग कर अपने आप को शर्मिंदा ना करें कभी भी, ध्यान रखें। तो आइए पहले वाक्य बोल के जस्ट नीचे, पहले बोल के 2 शब्दों का एक बोल बन चुका, अब बन गया कधी। पहले था क, अब कधी हो गया है। तो जस्ट एक मात्रा के कधी के नीचे सम का निशान यानी पहली ताली। 6 मात्रा के तिट के नीचे दूसरी ताली। 8 मात्रा के कधी, यहां भी कधी है, यहां भी कधी है। अब यहां पर कधी के नीचे खाली आएगा। और आगे देखिए हम 11वीं मात्रा के नीचे जो अग है, मतलब एस और ग है तो उसको बोलेंगे अग, तो इसके नीचे लगाएंगे हम तीसरी ताली का निशान। तो ध्यान रखें आपको एक गुण और दुगुन बड़ी सावधानी से बनानी है। अगर आप फॉर्मूला समझ चुके हैं तो आप बड़ी आसानी से अब एक गुण दुगुन बनाकर तिगुन बना सकते हैं और तिगुन बनाकर आप अपने नोटबुक में डाउन करें, तिगुन बनाएं, चौगुन बनाएं। क्योंकि मेरे पास बोर्ड थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा है तो मैं तिगुन चौगुन नहीं बना पाऊंगा। जब भी हमारी क्लास से मुलाकात होगी फिर हम दोबारा से तिगुन चौगुन बनाएंगे और क्लास में समझाएंगे तिगुन चौगुन कैसे बनेगी। अगर आप समझ चुके हैं तो आप खुद बना लेंगे और नहीं समझे हैं तो क्लास टाइम में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए अगली ताल अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।